जी इधर सामने है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जो लोग क्लास में आगे हैं दे आर वेलकम इन माय क्लास। और बाकियों को इन्फॉर्म कीजिए कि लेक्चर शुरू हो चुका है। 1 मिनट इंतजार करते हैं बाकी लोगों के लिए, फिर हम इंशाल्लाह लेक्चर शुरू करते हैं। बिकॉज राइट नाउ देयर इज ओनली वन स्टूडेंट इन क्लास। ओके, जो लोग क्लास में मौजूद हैं, मैम अलीजा कैन यू लिसन टू मी? क्या आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं? जी दैट्स वेरी गुड। मेरी आवाज़ क्लियर है और स्क्रीन पे ईएलटी मेथड्स वाला लेक्चर भी क्लियर नज़र आ रहा है? यस सर। दैट्स वेरी गुड। ठीक है, जरा बाकियों को इन्फॉर्म कर दीजिए मैसेज या फ़ोन कॉल करके, तो मैं अपना काम शुरू करूँ, क्योंकि 7 मिनट्स गुजर चुके हैं, अभी क्लास में आया कोई नहीं। आज हम ईएलटी मेथड्स पढ़ेंगे। ईएलटी मींस इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि इंग्लिश सिखाने के कितने मुख्तलिफ तरीक़ेकार हैं जो कि दुनिया में अब तक इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। तो पहले 2 पैराग्राफ्स में लैंग्वेज टीचिंग का इंट्रोडक्शन है कि हाउ टू टीच अ लैंग्वेज। तो अल्लाह का नाम लेकर इसको पढ़ना शुरू करते हैं। टुडे इंग्लिश इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली स्टडीड फॉरेन लैंग्वेज। कहा गया कि आज के दौर में इंग्लिश सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली जुबान है, जो कि कोई भी फॉरेन लैंग्वेज हो सकती है। 500 years ago Latin was the most dominant language to be studied because it was a language of business, commerce and education in the western world। आज से 500 साल पहले मगरिब में, यूरोप में लैटिन लैंग्वेज अपने अरूज पर थी, छाई हुई थी। लोग लैटिन लैंग्वेज पढ़ते थे, समझते थे
उसको सीखते थे क्योंकि वो बिजनेस की जुबान थी, बादशाह के दरबार में इस्तेमाल होती थी, अदालतों में इस्तेमाल होती थी। और बताता चलूं कि इससे भी पहले, अगर लैटिन आज से 500 साल पहले पॉपुलर थी, तो आज से 700 साल पहले, 1000 साल पहले अरेबिक का दौर था। सारी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत थी, मुसलमान छाए हुए थे। लिहाजा जिस किसी को भी तालीम हासिल करना है, कारोबार करना है, उसे अरेबिक लैंग्वेज सीखना पड़ती थी। किसी को रिसर्च करना है, साइंस की फील्ड में आना है, तो उसको अरेबिक लैंग्वेज सीखना पड़ती थी, क्योंकि तमाम तर किताबें, तमाम तर रिसर्च अरेबिक में हुआ करती थी। वो एक ज़माना था अरेबिक के लिए। उसके बाद लैटिन का दौर आता है और आज के ज़माने में इंग्लिश का दौर है। सारी दुनिया में इंग्लिश सीखी जाती है, पढ़ी जाती है। In the 6th century, however, French, Italian, and English gain importance as a result of political change in Europe, and Latin gradually became displaced as a language of spoken and written communication. अब क्या हुआ कि एक वक्त आया कि इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज ने भी शोहरत हासिल करना शुरू की। इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच लैंग्वेज ने भी शोहरत हासिल करना शुरू की, और इसकी रीजन थी कॉलोनियलिज्म। क्योंकि पिछली सदी में, बल्कि उससे भी पहले सन 1850 के बाद सन 1800 के दौर से कॉलोनियलिज्म की एक रेस, एक दौर शुरू हो गई थी। बरअज़म अफ्रीका के बड़े हिस्से पर फ्रांस वालों का कब्जा था, कुछ हिस्से पर इंग्लैंड का कब्जा था, बड़े सगीर में इंग्लैंड पूरी तरह से छाया हुआ था। लिहाजा फ्रेंच के साथ साथ इटालियन लैंग्वेज ने भी अपने पंजे गाड़ना शुरू किए और रोमन लैंग्वेज पीछे हटने लगी। इसके बाद रोमन लैंग्वेज का वजूद खत्म होने लगा और इस तरह से रोमन लैंग्वेज एक डेड लैंग्वेज बन गई। आज के दौर में बहरहाल इंग्लिश का दौर है। लैटिन became a dead language. It was being started on it was being started to read in the books as a classic language. Latin became a dead language. It was being started to read in the books as classical language. Children started to enter in the grammar school in 16th and 18th century to learn grammar rules for Latin. To learn Latin language became a mental dynamics. In the 18th century, when modern English began to enter in the curriculum of the European countries, these languages were taught by the same method as Latin language was taught. Grammatical rules were memorized, written practice were done, the passages were translated from the second language to the first language and vice versa, etc. Okay, अब सिचुएशन क्या है यहाँ पर बताया गया कि जब लैटिन लैंग्वेज को जवाल आता है और इंग्लिश ने इसकी जगह ले ली, तो अब क्या हुआ कि लैटिन बड़े पैमाने पर बोली और समझी नहीं जाती थी। अब सिर्फ इसको किताबों तक महदूद कर दिया गया। जो लोग लैटिन पढ़ना और सीखना चाहते थे, उन्हें ग्रामर के रूल्स सिखाए जाते थे, ट्रांसलेशन मेथड के जरिए से उनको लैटिन सिखाई जाती थी, क्योंकि अभी क्लासिकल लैंग्वेज से सिर्फ क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने की गर्ज से, लिटरेचर को इंजॉय करने की गर्ज से लोग इसको सीखते थे। By the 19th century, this method was considered as a standard method of teaching language. The textbooks were divided into chapters. Each chapter contained a certain grammatical rule, and rule was practiced with a lot of written exercise. नेक्स्ट स्टेप ये बताया गया कि 19th सेंचुरी में ये मेथड बड़ा स्टैंडर्ड मेथड ख्याल किया जाता था। कौन सा वाला? ग्रामर सिखाकर लैंग्वेज सिखाना। किताबों में चैप्टर्स होते थे, उनके आखिर में ग्रामर की एक्सरसाइज हुआ करती थी। ओके, अब जो पहले 3 पैराग्राफ्स पढ़े हैं मैंने, इसमें हमें जहनी तौर पर तैयार किया गया है लैंग्वेज टीचिंग से मुतल्लिक। पहले इंट्रोडक्शन दिया गया इंग्लिश लैंग्वेज का कि आज के दौर में इंग्लिश सबसे ज़्यादा सीखी जाने वाली ज़ुबान है। फिर हिस्ट्री का हवाला दिया गया कि किसी ज़माने में, आज से 500 साल पहले
लैटिन लैंग्वेज सारी दुनिया पर, यूरोप की ममालिक में छाई हुई थी। लोग इसको पढ़ते थे, बोलते थे, सीखते समझते थे, क्योंकि बादशाह के दरबार की भी जुबान थी, कॉमर्स की, तिजारत की जुबान थी, अदालत की जुबान थी। फिर इंग्लिश और इटालियन सॉरी फ्रेंच लैंग्वेज का दौर आया, क्योंकि इन दोनों ममालिक ने पूरी दुनिया में अपनी कॉलोनीज बना रखी थी, मुख्तलिफ जगहों पर, मकामात पर इनके कब्जे थे। इस तरह से लैटिन लैंग्वेज अपना वजूद खोने लगी। अब लैटिन लैंग्वेज को सिर्फ स्कूल में पढ़ाया जाता था एक क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर, और पढ़ाने का तरीका था ग्रामर सिखाकर, ग्रामर के रूल्स सिखाकर पढ़ाना। और 19वीं सेंचुरी में सन 1800 के दौर में ये मेथड बड़ा पॉपुलर रहा। उसके बाद आ जाते हैं मेथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की तरफ, कि आज के दौर में इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से सिखाई जा रही है। तो अब हम पढ़ेंगे कमोबेश 6 से 8 तरीक़ाकार हैं जो कि मुख्तलिफ ज़माने में अपनाए जाते रहे हैं लैंग्वेज टीचिंग के लिए, इंग्लिश सिखाने के लिए। एक्सपेरिमेंट्स किए गए, तजुर्बात किए गए, और मुख्तलिफ अदवार में सिचुएशन के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक मुख्तलिफ तरीक़ाकार अपनाए जाते रहे हैं, जिनको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द एशर एंड जेन, क्रिटिक्स का नाम है मेथड्स आर द कॉम्बिनेशन। इस पैराग्राफ में हमें लफ्ज मेथड का पता चलेगा कि व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड मेथड इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के। अगर हम मेथड्स पर बात करने लगे हैं तो पहले मेथड की डेफिनेशन है कि मेथड होता क्या है। मेथड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ द टेक्निक्स दैट आर यूज्ड एंड practiced by the teachers in the classroom in order to teach their students and approaches. Okay, ये क्या है? मेथड्स हैं, तरीक़ेकार हैं जिन्हें टीचर्स अपनाते हैं क्लासरूम में स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। इसके साथ अप्रोचेस का भी जिक्र हो रहा है जी। इनफैक्ट ये हेडिंग थी मेथड्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, मेथड्स एंड अप्रोचेस। मैं इसको आपके लिए आसान कर देता हूं। मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। अब मेथड्स की डेफिनेशन ये पेश की गई है कि मेथड्स आर यूज्ड, टीचर्स इन्हें इस्तेमाल करते हैं क्लासरूम में लैंग्वेज सिखाने के लिए। इसके बाद आ जाता है अप्रोचेस का मामला, एंड अप्रोचेस आर द philosophies of teachers about language teaching that can be applied in the classroom by using different techniques of language teaching. और अप्रोचेस क्या है? उस्ताद की तरफ से बनाया गया एक फलसफा है कि हाउ टू टीच लैंग्वेज, लैंग्वेज किस तरह से सिखाई जानी चाहिए, इसके लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इस चीज को अप्रोच कहा गया है। और मेथड क्या है? टेक्निक्स हैं। For example, if a teacher has an approach that language is the communication and learning a language is in fact learning the meanings, functions and use of language. So the technique will be used on the communicative language teaching and task-based methods. इस पैराग्राफ को यहाँ पर स्किप करते हुए हम अपने पहले मेथड की तरफ आते हैं, क्योंकि हमारा फोकस है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग के मेथड्स। तो इसमें पहला मेथड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। जनाब ये बड़ा इंटरेस्टिंग मेथड है। 1960 की दिहाई में इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, 1950-60 के दौर में इसको खत्म कर दिया गया था, लेकिन हमारे मुल्क पाकिस्तान में ये आज भी चल रहा है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड वाज द मेथड पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड मेथड लैंग्वेज टीचिंग बिटवीन द एजेस ऑफ 1840s एंड 1940। यानी 1840 से 1940 100 साल का दौर है। 100 साल तक लैंग्वेज इस तरह से सिखाई जाती रही और वो लैटिन लैंग्वेज हुआ करती थी। बट दिस मेथड वाज फर्स्ट यूज्ड फॉर टीचिंग एंड लर्निंग लैटिन
लैंग्वेज विच वाज नॉट द लैंग्वेज ऑफ कॉमन यूज एट दैट टाइम। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि सन 1800 के ज़माने में अब लैटिन लैंग्वेज को सिर्फ क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाता था, क्लासिकल लिटरेचर पढ़ने और उसको एंजॉय करने के लिए। जैसे कि आपने भी ग्रीक लिटरेचर पढ़ा है, इंग्लिस्तान वाले भी ग्रीक लिटरेचर पढ़ते थे। फर्क यह है कि आपके सामने जो ग्रीक लिटरेचर है वो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड वर्जन है, जबकि वो लोग जो ग्रीक लिटरेचर पढ़ते थे वो डायरेक्ट ग्रीक लैंग्वेज में हुआ करता था, लैटिन लैंग्वेज में था। लिहाजा लैटिन लैंग्वेज बाकायदा सिखाई जाती थी थ्रू ग्रामर मेथड, ग्रामर सिखाकर। Latin was considered as a classical language. The learners were made able to study the literature of Latin language through learning the grammatical rules of language and learning the vocabulary, so that learners may translate the language in their first language and in the second language. Grammar translation method was criticized intensively in the 19th century. इस टॉपिक को बाद में देखते हैं, पहले ऊपर वाले पे मैं थोड़ा सा तबसरा कर लूँ। कहा गया कि 1840 से 1940 तक लैटिन सिखाई गई। ग्रामर की मदद से पहले स्टूडेंट्स को ग्रामर सिखाई जाती थी, लैटिन लैंग्वेज को पहले स्टूडेंट्स को लैटिन लैंग्वेज की ग्रामर सिखाई जाती थी, फिर उनसे ट्रांसलेशन करवाई जाती थी, जैसे हम ट्रांसलेशन पैराग्राफ किया करते थे मैट्रिक और इंटर में। उनको विकेबलरी सिखाई जाती थी लैटिन लैंग्वेज की। इस तरह से वो लोग इस काबिल हो जाते थे कि लैटिन लिटरेचर को पढ़े, लैटिन पोइट्री, लैटिन ड्रामा पढ़े। 1940 तक ये बड़ा पॉपुलर रहा तरीकेकार। 1940 के बाद इस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया, तनकीद शुरू हो गई कि जनाब ये तरीकाकार तो गलत है। तो यूरोप वालों ने तो इसको छोड़ दिया, 1940 के बाद इसको छोड़ दिया था, नए तरीके अपनाए गए लैंग्वेज टीचिंग के लिए। लेकिन हमारे मुल्क में अभी भी ये तरीकाकार चल रहा है। इसको पढ़ते हैं जी लास्ट सेंटेंस, बिकॉज इट वाज कंसीडर्ड दैट दिस मेथड कैन नॉट फुलफिल द डिमांड्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इन 19th सेंचुरी, क्योंकि महसूस हुआ था कि अब ये तरीकाकार नई सदी में नहीं चलेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीटीएम, जीटीएम मींस ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। अब इसकी कुछ एक खूबियां हैं, कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि मैं आपके लिए नहीं पढ़ रहा क्योंकि हमारे टॉपिक का हिस्सा तो है, लेकिन ये टॉपिक बहुत तवील हो जाएगा, खत्म नहीं हो पाएगा। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये आप खुद से पढ़ेंगे। अगला आ जाता है जी डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या है? एक लैंग्वेज को सिखाना अपनी फर्स्ट लैंग्वेज को शामिल किए बगैर। मसलन हम लोग जब इंग्लिश सीखते हैं स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, तो सीखते हम इंग्लिश हैं, लेकिन एक्सप्लेन किया जाता है उर्दू में, टेंसेस सिखाए जाते हैं उर्दू जुबान का सहारा लेकर, फिर इंग्लिश के लफ्जों का मतलब हमें पढ़ाया जाता है उर्दू में। ये एक तरीका का है लैंग्वेज को सिखाने का। लेकिन डायरेक्ट मेथड कहता है कि जब आपने लैंग्वेज सिखानी है तो लैंग्वेज टीचिंग में फर्स्ट लैंग्वेज का अमल दखल नहीं होगा। मतलब ये कि इफ यू आर टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज, यू आर टीचिंग इंग्लिश थॉरोली इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर अपनी क्लास में खड़े हुए बच्चों की फर्स्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू हो सकती है, पंजाबी हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है। He is not allowed to use the first language. एक टीचर को इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि जनाब आपने इंग्लिश पढ़ानी है तो आपने थॉरोली इंग्लिश में ही पढ़ाना है, लफ्जों का मतलब एक्सप्लेन करना है, तो एग्जांपल्स दीजिए इंग्लिश में, अपने साथ ऑब्जेक्ट्स रखिए, ऑब्जेक्ट दिखाकर, एक शय दिखाकर, चीज दिखाकर बताएं कि इस लफ्ज का ये मतलब है। आपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है तो इंग्लिश में ही करना है। स्टूडेंट को इंस्ट्रक्शन देनी है, उसकी गलतियों को पॉइंट आउट करना है, तो एवरीथिंग शुड बी इन इंग्लिश। ये है जी डायरेक्ट मेथड। अब इसमें से थोड़ा सा पढ़ देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। वैसे तो मैंने डायरेक्ट मेथड एक्सप्लेन कर दिया। द डायरेक्ट मेथड वाज द आउटकम ऑफ सर्ट ऑफ reaction against a grammar translation method. It was based on the assumption that the learners of foreign and second language should directly think in English. जी ये बड़ी अहम बात कही गई। डायरेक्ट मेथड का वजूद कैसे बना? इसका वजूद उस वक्त बना जब ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर तनकीद शुरू हो गई थी। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर तनकीद करने वालों ने कहा कि जनाब जब आप एक लैंग्वेज को सिखाते हैं थ्रू ग्रामर, तो आप स्टूडेंट्स को लैंग्वेज पढ़ने के लिए और लैंग्वेज लिखने के लिए तैयार कर रहे हैं। यू आर नॉट प्रिपेयरिंग लैंग्वेज स्पीकर्स। ग्रामर के मेथड से, ग्रामर ट्रांसलेशन के मेथड से जो बंदा सीखता है वो लैंग्वेज को पढ़ सकता है, वो लैंग्वेज को लिख सकता है,
लेकिन उसमें फ्लुएंसी नहीं है, वो बोल नहीं सकता, उसमें कम्युनिकेशन स्किल नहीं है। अब सवाल उठा कि हाउ टू क्रिएट कम्युनिकेशन स्किल, तो फिर उसके लिए डायरेक्ट मेथड अपनाया गया। इससे पता चलता है कि डायरेक्ट मेथड का वजूद बनता है सन 1950-60 की दिहाई में, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को रिजेक्ट किया जा रहा था, उस पर तनकीद हो रही थी। दिस मेथड इज अगेंस्ट द ट्रांसलेशन ऑफ written and oral text and focuses on telling the meaning of the words through action, demonstration and real object। हाँ जी, ये है असल पॉइंट जिसका मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ डायरेक्ट मेथड को एक्सप्लेन करते वक्त, कि जब एक इंस्ट्रक्टर, एक टीचर डायरेक्ट मेथड सिखा रहा है तो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपने वर्ड्स के मीनिंग्स बयान करने हैं। मैं कर्सर लाता हूँ इस जगह पर कि टेलिंग द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स थ्रू एक्शन, डेमोन्स्ट्रेशन और रियल ऑब्जेक्ट्स। टीचर जब किसी पॉइंट को एक्सप्लेन करता है, किसी लफ्ज का मतलब बताता है, तो वो डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता है, खुद से एक्टिंग करके दिखाता है किसी पॉइंट का, किसी लफ्ज का मतलब समझाने के लिए, या फिर वो रियल ऑब्जेक्ट क्लास में ले आता है अपने साथ इफ इट इज पॉसिबल। सपोज सीजर, कैंची हाथ में पकड़कर उसको इस्तेमाल करके बताया जाता है कि इट इज सीजर्स, इट इज सीजर्स। इसी तरह से और बहुत सी चीजें हैं। अगर विकेबलरी सिखानी है तो विकेबलरी आइटम्स क्लास में रखी जाती हैं। सपोज एक टीचर तालिब इल्मों को एनिमल नेम्स सिखाना चाहता है, फ्रूट नेम्स सिखाना चाहता है, तो टॉय एनिमल्स, खिलौना जानवर छोटे साइज के क्लास में लाकर रखे जाते हैं। उस्ताद अपने हाथ में पकड़कर बच्चों को दिखाता है, साथ उसका नाम लेता है कि शीप और कॉ और बफेलो एटसेट्रा। ये है जी डेमोन्स्ट्रेशन। ये बताया गया था डायरेक्ट मेथड के जरिए से लैंग्वेज सिखाने वालों को कि आपने इस तरह से लैंग्वेज सिखानी है। The method focuses on direct thinking, doing discussion and conversation in second language। और इस मेथड की हिमायत करने वालों ने कहा कि लैंग्वेज जब सीखना है तो थिंक इन द टारगेट लैंग्वेज। टारगेट लैंग्वेज की मैं वजाहत कर दूं कि मसलन अगर हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, इंग्लिश हमारा टारगेट है, वो हमारे लिए टारगेट लैंग्वेज है जिसको हमने अचीव करना है। तो डायरेक्ट मेथड सिखाने वालों ने कहा कि थिंक इन द टारगेट लैंग्वेज, discuss the problem in target language, your conversation should be in target language। जब आप सोचेंगे इंग्लिश में, डिस्कशन करेंगे इंग्लिश में, किसी मसले का हल तलाश करने के लिए बहस करेंगे इंग्लिश में, तो यू विल बिकम गुड लिसनर, सॉरी गुड स्पीकर। इस तरह से आप अच्छे स्पीकर्स बन जाते हैं। तो ये है जी डायरेक्ट मेथड। ये अपनाया गया पिछली सदी में लैंग्वेज टीचिंग के लिए। पुरवार्नो एक रिसर्चर है जिसने इस टॉपिक पर रिसर्च किया। डिस्क्राइब्स द एम ऑफ द डायरेक्ट मेथड। ही डिस्क्राइब्स दैट डायरेक्ट मेथड is an attempt and efforts to form a link between thought and expression and between experience and language। जी हाँ, ये वही पहले वाली बात है कि लिंक बिटवीन थॉट एंड एक्सप्रेशन। डायरेक्ट मेथड की हिमायत करने वाले कहा करते थे कि लैंग्वेज सिखाने का मकसद है कम्युनिकेशन। आप लैंग्वेज सीखने वालों को इस काबिल कर दें कि वो टारगेट लैंग्वेज में सीखे, उसी में कम्युनिकेशन करे। ओके, डायरेक्ट मेथड के बाद आ जाता है जी स्ट्रक्चरल अप्रोच। डायरेक्ट मेथड के चंद एक पैराग्राफ जो लास्ट में मैंने छोड़ दिए, इसको आप खुद से देखिएगा, क्योंकि मकसद था डायरेक्ट मेथड को समझाना। उसकी बात मैंने समझा दी कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। नेक्स्ट आ जाता है जी स्ट्रक्चरल अप्रोच। A structure is a pattern and a particular arrangement of words। स्ट्रक्चरल अप्रोच सेंटेंस स्ट्रक्चर से लिया गया है। आपने लफ्ज सेंटेंस स्ट्रक्चर सुना होगा कि जब हम एक सेंटेंस बनाते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एक खास तरतीब से शामिल किए जाते हैं। अगर वो तरतीब डिस्टर्ब हो जाती है तो स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है। अगला मेथड था स्ट्रक्चरल अप्रोच, यानी स्टूडेंट्स को लैंग्वेज का स्ट्रक्चर समझाना, बताना कि सेंटेंस किस तरह से बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट किस किस जगह पर होने चाहिए। इस तरह से जुबान सिखाई गई।
तो पहले फिक्रे में लफ्ज स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है, कहा गया कि स्ट्रक्चर इज अ पैटर्न एंड अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स विच इंडिकेट्स ग्रामेटिकल मीनिंग्स। तो स्ट्रक्चर क्या है? पैटर्न है जो कि ग्रामेटिकल मीनिंग्स को हमारे सामने पेश करते हैं। इट में बी अ वर्ड, अ फ्रेज और अ सेंटेंस। स्ट्रक्चर में अल्फाज शामिल हैं, फ्रेज है, सेंटेंसेस है। द स्ट्रक्चरल अप्रोच mainly employs the technique of the direct method, but the reading and writing skills are not wholly neglected. ओके, कहा गया कि स्ट्रक्चरल अप्रोच डायरेक्ट मेथड के नजदीक है, लेकिन इसमें रीडिंग एंड राइटिंग को नजरअंदाज नहीं किया जाता। स्ट्रक्चरल अप्रोच में लैंग्वेज को पढ़ना, लैंग्वेज को लिखना शामिल है, क्योंकि जब आपने सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाना है स्टूडेंट को, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की तरतीब, उसकी प्लेसमेंट सिखानी है, तो वो डेफिनेटली सिर्फ बोल के तो नहीं बताई जा सकती। उसके लिए जरूरी है कि टेक्स्ट सामने हो, टेक्स्ट पढ़ के सुनाई जाए, फिर स्टूडेंट्स को राइटिंग प्रैक्टिस के लिए कोई पैराग्राफ दिया जाए, कोई टास्क दी जाए। ये थोड़ा सा डिफरेंस था स्ट्रक्चरल अप्रोच और डायरेक्ट मेथड में। द स्ट्रक्चरल अप्रोच इज बेस्ड ऑन द साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। इसमें लैंग्वेज लर्निंग के साउंड प्रिंसिपल्स शामिल हो जाते हैं। तो वो साउंड प्रिंसिपल्स कौन से हैं? वो ग्रामर की तरफ इशारा है। The structural approach says that the arrangement of the words in such a way as to form a suitable pattern, and the pattern may make the meaning of the language clear to use. जी, अजान शुरू होगी जी हमारी तरफ। मैं अजान के एहतराम में स्टे कर रहा हूँ, जैसे अजान खत्म होती है इस टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अजान के बाद। तो स्ट्रक्चर अप्रोच के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी ओरल अप्रोच का। ओरल अप्रोच में क्या किया जाता है कि स्टूडेंट्स को सुनाकर सिखाया जाता है। The oral approach is a method in which children use whatever hearing they get from their surroundings. यानी स्टूडेंट्स अपने इर्द गिर्द जो सुनते हैं उसे इस्तेमाल करके लैंग्वेज सीखते हैं। They also take help from the context to understand and use language. कोई टेप प्ले की जाती है, कोई रिकॉर्डिंग उन्हें सुनाई जाती है, उन्हें कॉन्टेक्स्ट समझाया जाता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की जा रही है। कॉन्टेक्स्ट में हम डायलॉग की मिसाल ले लेते हैं। मसलन स्टूडेंट्स को बताया गया कि आपको जो रिकॉर्डिंग सुनाई जाएगी वो एक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान एक डायलॉग है। स्टूडेंट जो कि देर से आया है और टीचर जो कि उस पर बरहम होता है, गुस्सा करता है। अब कॉन्टेक्स्ट उनको समझा दिया गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स को कॉन्वर्सेशन सुनाई जाती है, डायलॉग सुनाया जाता है।
और फिर उन्हें बताया जाता है कि इसमें फलां फलां अल्फाज थे, इन अल्फाज का ये मतलब है। ये होता है जी ओरल अप्रोच। The target is to develop the skills in the individual so that he can communicate and function independently. और इसका टारगेट क्या होता है, एक बार फिर से कम्युनिकेशन इसका टारगेट है। ओरल अप्रोच मेथड बताता है या सिखाना चाहता है कि हाउ टू स्पीक लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, कि लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए किस तरह से इस्तेमाल करना है। दिस अप्रोच हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। ये अप्रोच भी रीडिंग एंड राइटिंग पर फोकस करती है। द ओरल अप्रोच वाज डेवलप्ड फ्रॉम 1930s टू 1960s। ये अप्रोच 1930 से 60 के दरमियान अपनाई गई बाय ब्रिटिश अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स सच एज हैरोल्ड पैल्मर एटसेट्रा। ओके, ये हमारे जरूरत की चीज नहीं है। बताया गया कि 1930 और 60 के दरमियान फलां फलां शख्स ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। ये हुआ जी ओरल अप्रोच मेथड। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑडियो लिंगुअल मेथड। इसको मैं जरा तेजी से पढ़ूं ताकि ये टॉपिक आज फिनिश हो जाए। मैं नहीं चाहता कि इसको 2 लेक्चर्स में कवर करूं। ऑडियो लिंगुअल मेथड ये भी लैंग्वेज टीचिंग का एक अंदाज है जिसमें कुछ ऑडियो सुनाकर पढ़ाया जाता है। ऑडियो लिंगुअल मेथड इज आल्सो नोन एज आर्मी मेथड बिकॉज आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ World War II, the army soldiers decided to be proficient in the language of their enemies. So a new learning method of foreign language was discovered, which is known as audiolingual method. This method is based on linguistic theory and behavioral psychology. जनाब, linguistic theory, behavioral psychology हमने पढ़ा था, आपको याद होगा। कुछ क्रिटिक्स लिंग्विस्ट हमने पढ़े थे जिसमें नॉम चॉम्स्की, क्रॉशिन वगैरह शामिल थे। इनमें से किसी एक ने बिहेवियरिस्ट की थ्योरी पेश की थी कि एक बच्चे का बिहेवियर है कि वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है और फिर बोलता है। ये उसी बिहेवियरिस्ट थ्योरी की तरफ इशारा है। अब ऑडियो लिंगुअल मेथड किस तरह क्यों शुरू किया गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब शुरू होती है, 1940s का जमाना है, तो जरूरत पेश आई इस बात की कि सोल्जर्स को उन लोगों की जुबान सिखाई जाए जिनके खिलाफ लड़ना है, जिनके बॉर्डर पर जाना है। इसकी मिसाल इंग्लिश सोल्जर के लिए होगी कि उन्हें जर्मन बॉर्डर पर लड़ना था तो उन्हें जर्मन लैंग्वेज सिखाई गई और ऑडियो लिंगुअल मेथड अपनाए गए ताकि जल्द से जल्द उनको कम्युनिकेशन के लिए तैयार किया जा सके, वो जर्मन लैंग्वेज को सुन सकें, बोल सकें, समझकर। The audiolingual method was widely used in 1950s and 60s, and the emphasis was not on the understanding of the words, rather on question of structure and pattern in common everyday dialogue. और इसमें फोकस वर्ड्स नहीं थे, विकेबलरी, छोटे अल्फाज इसका फोकस नहीं था, बल्कि पूरा पूरा डायलॉग, पूरा पूरा सेंटेंस स्ट्रक्चर समझाया जाता था ताकि एक शख्स जल्द से जल्द पूरे स्ट्रक्चर को, पूरे सेंटेंस को समझ सके, पूरे डायलॉग को समझ सके। द टेक्निक ऑफ द ओरल स्किल विद accurate pronunciation, grammar and the ability to respond quickly and accurately is the main objective of audiolingual method. इसमें ग्रामर पर भी तवज्जो दी गई, प्रोनाउंसिएशन दुरुस्त करवाई जाती थी और पढ़ने वालों को, सीखने वालों को इस काबिल किया जाता था कि वो लैंग्वेज सुनकर फौरन रिस्पॉन्स दे। रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स मे बी टॉट बट दे आर डिपेंडेंट ऑन द ओरल स्किल। रीडिंग एंड राइटिंग का भी इसमें जिक्र था, लेकिन वो बाद वाले स्टेजेस पर था। इसका फोकस क्या था कि जल्द से जल्द लैंग्वेज समझ आए और उसको बोला जाए। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स ये भी लैंग्वेज टीचिंग का एक मेथड रहा है जो कि जरा मिजाहिया सा ही मेथड था, कोई इतना कारगर साबित ना हुआ। फिजिकल रिस्पॉन्स में क्या है कि लैंग्वेज सिखाने वाले इंस्ट्रक्टर अपनी क्लास में खामोशी इख्तियार करता है, वो फर्स्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं करता, बच्चों की जो मादरी जुबान है या उनकी जो कौमी जुबान है उसका इस्तेमाल तो हरगिज नहीं करता। खामोश रहकर, चीज़ों की तरफ इशारा करके, ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा करके, डिमोन्स्ट्रेशन देकर, खुद एक्टिंग करके बताता है, सिखाता है लैंग्वेज। इसमें फिजिकल रिस्पॉन्स शामिल है, इसमें लैंग्वेज का इस्तेमाल कम होता है, खासतौर पर फर्स्ट लैंग्वेज तो हरगिज नहीं होती। मैं इसको पढ़ रहा हूँ जी। टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, द टीचर गिव्स द स्टूडेंट्स इंस्ट्रक्शन and the students follow the instruction by using whole body response. James Ashner
Asher, a professor of psychology at St. John's State University, developed the method total physical response in late 1960s to help in learning second language. तो ये मेथड भी 1960s के ज़माने में वजूद में आया था और इसमें फिजिकल रिस्पॉन्स यानी दिखाकर प्रैक्टिस करके एक्टिंग करके डेमोन्स्ट्रेशन देकर लैंग्वेज सिखाई जाती थी. द टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स इज बेस्ड ऑन द premise that the human brain has a biological program for acquiring any natural language on earth, including the sign language of the deaf. We can see this process if we observe the language learning process of an infant. ये वही बिहेवियरलिस्ट थ्योरी वाली बात दोहराई गई है. जिन लोगों ने टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड इंट्रोड्यूस करवाया, उनका कहना था कि जब जहन के अंदर एक एबिलिटी, एक कैपेसिटी होती है, एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम फीड किया हुआ है जहन के अंदर पैदाइशी तौर पर, उस प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हुए बच्चा अपने इर्द गिर्द को ऑब्जर्व करता है, फिजिकल मूवमेंट को, एक्शंस को ऑब्जर्व करता है और फिर चीजों के नाम सीखता है. इसमें मिसाल ये दी गई है कि पेरेंट्स जब एक छोटे बच्चे से बात करते हैं, ये नेक्स्ट लाइंस जो कि मैं पढ़ नहीं रहा, इन लाइंस को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, यानी सेकंड पैराग्राफ में फोर्थ लाइन से ऑनवर्ड जो भी है मैं उसकी वजाहत दे रहा हूँ, उसको पढ़ नहीं रहा. इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. ऑब्जर्व ये किया गया है कि जब पेरेंट्स, वालदैन अपने छोटे बच्चे से गुफ्तगू करते हैं तो वो ना सिर्फ अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं बल्कि ऑब्जेक्ट्स की तरफ इशारा देकर किसी चीज को अपने हाथ में पकड़कर उसका नाम लेते हैं. बच्चा उस चीज को देखता है, उसे ऑब्जर्व करता है, साथ में सुनता है पेरेंट्स को, और उसका जहन ये रिसीव करता है कि ये वजूद, ये ऑब्जेक्ट जो कि उसकी माँ के हाथ में है, इसका फला नाम है. और इसी आइडिया को बुनियाद बनाकर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स मेथड अपनाया गया लैंग्वेज टीचिंग के लिए. उसके बाद साइलेंट वेयर, खामोशी से, ये भी टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स के करीब वाला एक मेथड है जिसमें खामोशी इख्तियार की जाती है, लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं किया जाता. साइलेंट वे इज द मेथड ऑफ लैंग्वेज टीचिंग व्हिच वाज proposed by Caleb Gattigno. This method is based on the view that the teacher should be silent in the classroom as much as possible, but the teacher must encourage the students to speak and use the language. The most important aspect of this method is its elements that are used for language teaching, for example, colored charts and colored boards, etc. Okay, silent way क्या है कि स्टूडेंट्स को टास्क दिया जाता है, मसलन उनके सामने कोई चार्ट लटका दिया गया, कोई सीनरी दीवार पर लगा दी गई, या कोई रोल प्ले किया गया, कोई किरदार उनके सामने अदा किया गया. फिर उनसे कहा जाता है कि डिस्कस इट, इस तस्वीर को, इस सीनरी को, चार्ट को डिस्कस कीजिए, या जो ड्रामा आपके सामने छोटा सा प्ले किया गया इसके किरदारों को डिस्कस कीजिए. टीचर खुद खामोश रहता है, स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा बोलने का मौका दिया जाता है और वो टारगेट लैंग्वेज में बोलते हैं, उस जुबान में जो कि उन्हें सीखना है. उन्हें अपनी जुबान इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं होती. दिस मेथड फोकस ऑन द learners to discover on their own rather than they remember or memorize something. यानी इस मेथड में स्टूडेंट्स खुद से डिस्कवर करते हैं, नए से नए अल्फाज निकालते हैं. उनको विकेबलरी याद नहीं करवाई जाती, उनको ग्रामर मेथड्स, ग्रामर के रूल्स याद नहीं करवाए जाते. The learners are facilitated in learning by giving them some problem to solve which involve the material that are needed to be learned. अब क्या होता है कि उनके सामने एक इशू, एक टॉपिक रख दिया जाता है, एक प्रॉब्लम रख दी जाती है और कहा जाता है कि इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व करना है, उसके लिए आपस में डिस्कशन करनी है. नेक्स्ट आ जाता है जनाब कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग. कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग एक बड़ा अहम मेथड है. मैं सिर्फ इसका खुलासा बता रहा हूँ, इसको मैं पढ़ नहीं रहा क्योंकि आज का लेक्चर टाइम खत्म हुआ. आपने डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर पढ़ना होगा. इसमें टारगेट होता है स्टूडेंट्स को कम्युनिकेशन के लिए तैयार करना और कम्युनिकेशन अप्रोच अपनाकर डिस्कशन एंड डायलॉग के जरिए से लैंग्वेज सिखाना कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग कहलाता है. तो स्टूडेंट्स, आपका आज का लेक्चर यहाँ स्टॉप करते हैं. इंशाल्लाह आज ये लेक्चर आपको ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा. अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिएगा. अल्लाह हाफिज. काइंडली अटेंडेंस मुझे फौरन सेंड कर दे.